तो गवर्नमेंट इनको कॉन्ट्रैक्ट्स देती है। स्पेन में कम मिलता है काम, इनको मेन यूएस जो है गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा काम दे रही है, ये पूरी सिटी कन्वर्ट कर दो, ये एरिया कन्वर्ट कर दो एंड सो ऑन। और इसको बड़ी जल्दी आ जाए, ये जो भाई साहब हैं ये इस कंपनी के सीईओ हैं और इनको 2011 में एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड भी मिला था EY की तरफ से। और GOWEX। और सुनिए, ये कंपनी इतनी जबरदस्त ग्रो कर रही थी, 3 साल में इसका टर्नओवर 7 टाइम्स हो गया, 7 गुना ग्रो करी थी 3 साल के अंदर। एंड मार्केट नॉट वैल्यूएशन, द स्टॉक प्राइसेस ग्रू 11 टाइम्स। जो रिसर्च कंपनी है उसने प्रूव किया कि 2-4-5% की बात ना की जाए, इसका असली रेवेन्यू है ही 2-4-5%। समझ रहे हैं, मतलब पासा पलट दिया उसने, कहा 2-4-5% की गड़बड़ नहीं बोल रहा मैं बोल रहा हूं जितना ये रेवेन्यू क्लेम करता है असली है ही 2-4-5%। एंड दे प्रूव्ड इट, व्हिच ऑडिटर्स could not even touch, not even touch तो दूर की बात होगी, हाईलाइट। दे प्रूव्ड इट लॉजिकली। आप गोवेक्स केस को सर्च करेंगे गूगल पे, आपको पूरा मिल जाएगा PDF। उसमें मेरे को 4-5 पॉइंट्स ऐसे लगे जो मुझे लगता है कि मी एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट मैं भी नहीं करता जो इन्होंने करे टू डिटेक्ट दिस फ्रॉड। तो एंड दोस 4.5 पॉइंट्स आई विल शेयर विद यू। अमेजिंग कंपैरिजन। ये जो रिसर्च कंपनी थी गौथम वाज द रिसर्च कंपनी, उसने ऑडिट फीस का कंपैरिजन कर डाला। उसने कहा भाई तुम अपने ऑडिटर को कितनी ऑडिट फीस देते हो? अच्छा 40,000 यूरो। उसने स्पेन में मार्केट में पता किया कि इतनी फीस जिस कंपनी के लिए ली जाती है उसका साइज क्या होता है। अमेजिंग कंपैरिजन, मैंने कभी नहीं किया। इस रिसर्च कंपनी ने बोला कि अगर कंपनी बड़ी है तो उसकी ऑडिट फीस भी ज्यादा होगी। इट मे नॉट बी प्रोपोर्शनल नहीं होगी, लेकिन जो छोटी कंपनी है और बड़ी कंपनी उसके हिसाब से थोड़ी तो ज्यादा होनी चाहिए। और 40,000 यूरो was the audit fees, average audit fees of those companies which were only 10% size of GOVEX। नहीं, ऑडिटर ऐसा कैसे, मतलब इतनी अंडरकटिंग क्यों करेगा? उसको इतनी कम फीस दे रहे हो कि एक्चुअली आपका रेवेन्यू इतना है। That was one very good comparison they did. Second, GOVEX told some investors that New York City was paying them 7.5 million euros. GOVEX told Gotham is a research company, that it is 2 million euro, and the real number was only 2 lakh euros. So देखिए, इन्वेस्टर्स जो थे, इन्वेस्टर्स वर आउटसाइड स्पेन में नहीं थे, तो अब उनसे और पैसा निकलवाना है, तो और पैसा कैसे निकाला जाएगा? उनको बोला जाएगा अरे वी गॉट अ बिग कॉन्ट्रैक्ट, न्यूयॉर्क में हम पूरा सिटी को वाईफाई करना है, $7.5 मिलियन का यूरो का कॉन्ट्रैक्ट है, पैसा दीजिए, पैसा इसको हम ऑनर कैसे करेंगे? थोड़ा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। गौथम जो रिसर्च कंपनी है उसकी एक चीज जो मुझे बहुत अच्छी लगी, ये इन्होंने कोई भी चीज, कोई भी बात जो कि मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन था उसको ट्रस्ट नहीं किया, हर चीज को रीवैलिडेट कराया। तो जैसे ही न्यूज़पेपर में छपा कि गोवेक्स को 7.5 मिलियन यूरो का कॉन्ट्रैक्ट मिला न्यूयॉर्क से, तो इन्होंने सीधा न्यूयॉर्क फोन कर डाला रिसर्च कंपनी ने, हाँ जी भाई साहब आपने $7.5 मिलियन का दिया, यूरो का कॉन्ट्रैक्ट दिया क्या? नहीं सर गलती लगी है, इट इज ओनली 2 मिलियन। कितना? नो ओनली 200,000, 2 लाख, नॉट 7.5 मिलियन। हाँ 7.5। मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन को नहीं माना। गोवेक्स डज नॉट पब्लिकली डिस्क्लोज बेसिक मैट्रिसेस, जिसको कहते हैं सेगमेंटल रिपोर्टिंग। सेगमेंटल रिपोर्टिंग, अगर सपोज मैं एयरटेल की बात करूं, वोडाफोन की बात करूं, तो उनको बताना पड़ता है कि भाई मेरा प्रीपेड से कितना बिजनेस है, पोस्ट पेड से कितना है, मेरा कस्टमर बेस इसमें कितना है, उसमें कितना है, वैल्यू एडेड सर्विसेज में मेरा कितना है, एंड ऑल दोस थिंग्स। दैट्स सेगमेंटल रिपोर्टिंग।
ये कंपनी सेगमेंटल रिपोर्टिंग नहीं कर पाती थी। अरे कहां से करेगी, इसकी रेवेन्यू जो 2-5% है तो कैसे पूरी नकली पिक्चर बनाएगा? जब सेगमेंटल रिपोर्टिंग इज वेरी डिटेल्ड रिपोर्टिंग, यू हैव टू गो इनटू वेरी मच माइन्यूट डिटेल्स। अब जो फर्जी है उसको कितना फर्जी बनाया जाए, तो ये बेचारे दे नहीं पाते थे, थक जाते थे उससे पहले, कितना ही होता है। तो वहां से इस रिसर्च कंपनी को डाउट हुआ। एंड दिस इज द लास्ट पीस, आई थिंक दिस इज द लास्ट पीस व्हिच आई हैव फॉर दिस। जून 2014 में इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी मॉल में, स्पेन के एक मॉल में। स्पेन इज वन ऑफ दोज फ्यू यूरोपियन कंट्रीज who love their language. They communicate with each other in local language. Even email भी जो लिखेंगे, चाहे उसमें फॉन्ट इंग्लिश यूज कर रहे हैं, but they will write in their local language. आप समझ, जैसे फॉर एग्जांपल जर्मन में गुड मॉर्निंग को गुटन मॉर्गन बोला जाता है, तो लिखेंगे इंग्लिश में GUTEN मॉर्गन, बट इट मीन्स गुड मॉर्निंग। तो दैट्स हाउ दे कम्युनिकेट। तो स्पेन में भी ऐसा ही है। इन्होंने क्या किया, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, पता है सारे स्पेनिश भाई साहब बैठे हैं, बड़ी बड़ी बातें करी, नहीं हाँ बड़ी बड़ी बातें करी, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, और स्पेनिश न्यूज़पेपर में भी वही छापा। लेकिन वहां पर इंग्लिश न्यूज़पेपर भी छपता है, तो इंग्लिश न्यूज़पेपर वाले भाई साहब को जो ट्रांसक्रिप्ट दिया उसमें सब बदल दिया। क्यों? क्योंकि इंग्लिश न्यूज़पेपर मेरे इन्वेस्टर्स पढ़ेंगे, इन्वेस्टर्स क्योंकि स्पेन से बाहर है, क्योंकि इन्वेस्टर्स स्पेन से बाहर हैं, तो वो तो इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, या तो फिजिकल न्यूज़पेपर पढ़ेंगे या उसकी वेबसाइट पे पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ेंगे इंग्लिश न्यूज़पेपर। तो इस रिसर्च कंपनी ने क्या किया, ये रिसर्च कंपनी स्पेन की थी, तो सिंपल रास्ता भी ले सकता था, स्पेनिश न्यूज़पेपर पढ़ा और उसके बेसिस पे मान सकता था कि ये कर रहे हैं। उसने कहा नहीं, मैं कंपैरिजन भी करूंगा। तो उसने एक इंग्लिश न्यूज़पेपर भी खरीदा और कंपेयर किया कि दोनों में क्या लिखा है, कोई डिफरेंस तो नहीं है, वो डिफरेंस मिला। तो ये 4-5 पॉइंट्स हैं जो मुझे लगा कि अगर मैं इस रिसर्च कंपनी की जगह होता तो शायद मैं ये नहीं कर पाता। एंड इट वाज अ लर्निंग फॉर मी आल्सो। ये भाई इस एंगल से भी देखना पड़ता है। Presentation, yes. I have already mailed so to. I have already emailed, so you will get the software. अब अगले कुछ मिनट में I will touch upon some of the tools which me and my team we are using for last 7 to 8 years. Amazing tools हैं, टफ हैं थोड़ा यूज करने, हमें 2 साल लगे थे रिसर्च करने में साइड बाय साइड, और देन वी मेड इट लाइव। आपको इतना टाइम नहीं लगेगा बिकॉज आपके लिए बड़े सारे कोर्सेज आ गए हैं, इंक्लूडिंग सर्टिफिकेशन कोर्स, जिसमें these models are now taught along with practical examples, तो आपको इतना टाइम नहीं लगेगा। बट मेरी स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है कि आप इन 3 मॉडल्स को which I am going to touch upon, आप प्लीज एक्सप्लोर करिए। एक्सप्लोर करके प्रैक्टिकल थोड़ा बहुत करके अपने पास रख लीजिए, बिकॉज सूनर और लेटर यू विल गेट एन असाइनमेंट जहां पर आपको बोला जाएगा कि फ्रॉड ढूंढना है यूजिंग दिस टूल्स, और अगर तब आपने उनको बोला कि हाँ राजीव गुप्ता कुछ तो बता के गया था, प्रैक्टिस नहीं किया, तो आपको मिलेगा नहीं वो असाइनमेंट। जो मैं बोलने वाला हूं ये आप 2 दिन के अंदर भूल जाएंगे अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया। आपको ऑब्वियसली कल तो क्लाइंट मिलेगा नहीं टू अप्लाई दिस, तो आपके जो भी क्लाइंट्स हैं, जिस चाहे आप उनका ऑडिट कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, उनमें आप प्रैक्टिस करके रख लीजिए। क्लाइंट को बताने की जरूरत नहीं है ना कि मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं, आप प्रैक्टिस करके रख लीजिए, और अपनी जो आपकी सैंपल सिलेक्शन मेथोडोलॉजी है आप उसके लिए भी इसको यूज कर सकते हैं, ताकि आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी रहे। नहीं तो 2 दिन में भूल जाएंगे, कोई फायदा नहीं है, नो वैल्यू एड अदरवाइज।
डेटा एनालिसिस करके आप 70 to 76% फ्रॉड सक्सेसफुली ढूंढ सकते हैं। ये राजीव गुप्ता नहीं बोल रहा है, ये प्रूवन है, पेपर्स में लिखा हुआ है। 70% से लेकर 76% तक प्रूवन है। अगर आपने जिस भी कंपनी पे डेटा एनालिसिस कर लिया यूजिंग दीस 3 मॉडल्स व्हिच आई एम शेयरिंग, तो 24 से 30% चांस है अभी भी आप छोड़ दोगे। मतलब there is a fraudulent company, you may miss it, but it is much better than having no model. 70 से लेकर 76% प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। और जो ये 3 मॉडल हैं, इसके अलावा दुनिया में कुछ भी अवेलेबल नहीं है जो ये क्लेम कर सकता है, पूरी दुनिया में नहीं। ठीक है, तो क्विकली हम टच अपॉन कर लेते हैं, आपका इंटरेस्ट आएगा आपको। तो there are different mechanism by which you can further take expertise on these models. पहला है, ओके, इसको भी बकेटिंग मैंने किया है। फ्रॉड भी बाद में आते हैं, मैनेजमेंट पे आते हैं। कंपनी में 3 ही तरीके के, 3 ही लेवल के मैनेजर्स होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, फिनिश। ठीक है, 3 लेवल। जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है, CXOs, भगवान ना करे उनका मन कर जाए फ्रॉड करने का, तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे फ्रॉड करते हैं। वो नहीं करेंगे परचेज ऑर्डर में 100 रुपए बढ़ा दो, करेक्ट है। वो कहेंगे ओके मेरे को शेयर होल्डर्स को दिखाना था 1000 करोड़ का प्रॉफिट, ये तो 950 करोड़ है, चल 50 करोड़ इधर एंट्री घुमाते हैं। भगवान ना करे किसी का मन करे तो, बट ही विल डू समथिंग लाइक दैट। सो सीनियर मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्रॉड। मिडिल एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट नॉर्मली डज ट्रांजैक्शनल फ्रॉड। ये परचेज ऑर्डर में थोड़ा पैसा बना लिया और माल इधर उधर कर लिया। वो जो स्कीम मैं बता रहा था डिस्काउंट वाली, वो कस्टमर वाली, साबुन वाली, उसमें पैसा बना लिया। ये लोअर एंड मिडिल लेवल मैनेजमेंट इतना तक ही जा सकता है। कोई एसेट पर्सनल यूज के लिए ले गए, सपोज वो घिसाई की मशीन फैक्ट्री में पड़ी है फर्श घिसने के लिए, वो उसने अपनी खुद की कोठी बनाई तो ट्रक में लोड करी उधर ले गए, मैं खुद की घिसाई करवा लेता हूँ। ये सब छोटी छोटी चीजें लोअर और मिडिल लेवल मैनेजमेंट इतना ही विचार कर पाएगा, इसके ऊपर वो नहीं जा सकता। और तीसरा तरीका तो कुछ है नहीं। बस यही तरीके के फ्रॉड हो सकते हैं कंपनी के अंदर, जो कंपनी के एम्प्लॉय कर सकते हैं। इनको डिटेक्ट करने के 3 तरीके हैं, चौथा है ही नहीं दुनिया में। पहला बेनफोर्ड्स लॉ, पहला है बेनफोर्ड्स लॉ। हाँ जी, बेनफोर्ड्स एक लॉ था। मैडम मेरे पास 120 तक का टाइम है ना, 115 तक कितना टाइम हो गया? ठीक, हो जाएगा। 5 मिनट ऊपर कर सकते हैं ना मैडम? थोड़ा मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगा, उसके बाद आपका इंटरेस्ट आएगा तो आगे कर लेंगे, मतलब आप कर लेना आगे। अच्छा, नहीं देखिए मेरे को इंटरेस्ट आ रहा है, बट आप लोगों को भी तो इंटरनल साथ में लंच भी करना है, फिर अगला सेशन भी है, थक जाएंगे ऐसा समझना। हम 10 मिनट में क्लोज करेंगे इसको। हम सब ने स्कूल डेज में एक लॉ पढ़ा है और सब उसको पढ़ के अप्लाई करके हम सारे पास हुए हैं मैथमेटिक्स में। लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी सब ने पढ़ा है, सीए फाउंडेशन तक। कई सीनियर मेंबर्स हैं जिनके टाइम में फाउंडेशन नहीं था, मैं फाउंडेशन वाला हूं। सीए फाउंडेशन तक लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी हुआ है। क्या बोलता है सर? याद है लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी? वो कहता है एवरी डिजिट हैज इक्वल चांस ऑफ अपीयरेंस। एवरी डिजिट, वो डाइस वाला बड़ा कॉमन एक क्वेश्चन आता होता था, शायद सीए फाउंडेशन में भी था, ग्रेजुएशन में तो मैंने बड़े सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, डाइस वाला। तो उसमें हम बोलते थे एवरी डिजिट हैज इक्वल चांस ऑफ अपीयरेंस, व्हिच मींस मेरे पास अगर 9 डिजिट्स हैं तो डिजिट 1 के आने की चांस प्रोबेबिलिटी है 1 डिवाइड बाय 9, ठीक है? तो व्हिच इज 11.11%। सर बेनिफिट बोलते हैं लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी इज रॉन्ग। सर बेनिफिट बोलते नहीं है खाली, प्रूव 375 एंड सो ऑन। आप सिर्फ ध्यान रखिए फर्स्ट डिजिट की तरफ, मैं बाद में जो बोल रहा हूं भूल जाइए। फर्स्ट डिजिट कहीं जगह 1 आ रही है, कहीं जगह 2 आ रही है, कहीं जगह 300 का भी हो सकता है, बिल 3000 का भी हो सकता है, 500 का हो सकता है, 5000। इन सब में इंपॉर्टेंट क्या है? फर्स्ट डिजिट।
तो उन्होंने कहा कि अगर आप आज भी, अगर आपके पास किसी के पास भी लैपटॉप है, सेल्स का डेटा उठा लीजिए, प्रोक्योरमेंट का डेटा उठा लीजिए, वो डेटा मैंने नहीं देखा है, आप लोगों ने मेरे से शेयर नहीं किया है, ना ही आपने उसको चेंज किया है, आप अभी चेक करना, अगर उसमें 10,000 से ज्यादा रिकॉर्ड्स हैं, तो आप जब चेक करेंगे तो उसमें से अप्रोक्सीमेटली 30% रिकॉर्ड डिजिट 1 से स्टार्ट हो रहे होंगे। सोचो ऐसे कैसे? तो वो खाली डिजिट 1 पे नहीं अटक गए, ये तो उनका स्टार्टिंग पॉइंट है। फिर उन्होंने पहली 2 डिजिट्स का भी बताया कि पहले 2 डिजिट 11 अगर होने चाहिए तो कितने परसेंट आपके पॉपुलेशन में से कितने होने चाहिए। डिजिट 12, पहली 2 डिजिट 12 कितने होने चाहिए। मैं आपको एक छोटी सी स्लाइड है इसके ऊपर, वो दिखाता हूं। थोड़ा कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है, डोंट थिंक कि आप अभी इसको पूरा डाइजेस्ट कर जाएंगे, आप बस ये समझिए, फ्लो के साथ चलिए कि ऐसा कुछ है जो कुछ एक कंडीशंस में अप्लाई होता है। पहली कंडीशन, द नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हैव टू बी मिनिमम 1000, मिनिमम 1000। नंबर 2, जिस ये लॉ लग सकता है खाली न्यूमेरिक फील्ड पे, पैन नंबर पे नहीं लगा सकते आप, अल्फा न्यूमेरिक, ये लॉ लगता है सिर्फ न्यूमेरिक फील्ड पे। नंबर 3, ये लॉ सिर्फ उसी नंबर फील्ड पे लगेगा जिसमें आपका कंट्रोल नहीं है, नेचुरल नंबर्स है जिसमें आपका कंट्रोल नहीं है, आपका यानी जिस कंपनी के तरफ से आप एनालिसिस करो। फॉर एग्जांपल, अगर बाहर आप फूड कोर्ट में अभी लंच करना चाहें तो वहां पर हो सकता है थाली हो 599, 899, स्पेशली संडे ब्रंचेस होते हैं ना 1299, 1899, उसमें नहीं लगा सकते क्योंकि आपने रिस्ट्रिक्शन लगा दी। 2 ही पॉसिबिलिटी हैं, सारे बिल या तो 1599 होंगे या 1899 होंगे, तो आपने छेड़ दिया। वो कहते हैं कोई छेड़ ना पाए, जो भी डेटा, कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं चाहिए। अच्छा, गुड पॉइंट, अभी इस पे आता, किसी का कंट्रोल ना हो, आपका कंट्रोल नहीं होना चाहिए, इंपॉर्टेंट। जिस कंपनी की तरफ से ऑडिट हो रहा है उसका कंट्रोल नहीं होना चाहिए। एक एग्जांपल बताता हूं, क्लियर हो जाएगा। आपने सेल्स अपना इनवॉइस का डेटा निकाला, ठीक है, इनवॉइस आपने जो माल बेचा है, आप उसके अमाउंट कॉलम पे लगा सकते हैं अगर आपने सर्किट ब्रेकर नहीं लगाए। सर्किट ब्रेकर यानी कोई ऐसी लिमिट नहीं लगाई है कि थाली मिलेगी, थाली होगी 2 रेट की, फिर नहीं लगा सकते। अदरवाइज जैसे फॉर एग्जांपल हम तो हर माल बेचते हैं, मतलब हर प्राइस का, हमारा 8 रुपए का भी है, 5 का भी है, तो जिसके कारण क्या है, आपने 8 रुपए वाली बोतल 1 खरीदी तो 8 रुपीज की बिलिंग हो गई, 2 खरीदो तो 16 रुपीज की बिलिंग हो गई, 3 खरीदी तो 24 रुपीज की बिलिंग हो गई। तो कैन यू सी बिल फर्स्ट डिजिट कैन बी 8 ऑल्सो, 1 ऑल्सो, 2 ऑल्सो, 3 ऑल्सो, सब कुछ हो सकता है। तो हमारे डेटा पे सेम डेटा पे आप लेफ्ट साइड जाइए, इनवॉइस नंबर, इनवॉइस नंबर भी नंबर है, क्या उस पर लगा सकता हूं? नहीं, क्योंकि वो मेरे कंट्रोल में है। बिकॉज आई नो अगर पिछला इनवॉइस नंबर था 1100 तो अगला इनवॉइस नंबर क्या होगा 1101, तो इसमें कोई क्या कर लेगा? Has anybody any control on it? Nobody has control. Same example, दूसरा डेटा, परचेज ऑर्डर, परचेजेस का डेटा, क्या मैं अमाउंट पे लगा सकता हूँ? लगा सकता हूँ, किसी का कंट्रोल नहीं है। परचेज, मैं ये पेन भी खरीद सकता हूँ, ये राइटिंग पैड भी खरीद सकता हूँ, मोबाइल खरीद सकता हूँ, पूरी एक प्रोडक्शन लाइन खरीद सकता हूँ, एनीथिंग। सो इनवॉइस वैल्यू कैन बी एनीथिंग। जब मैंने उसी डंप में, अब थोड़ा लेफ्ट साइड में आइए, वेंडर का इनवॉइस नंबर, अभी हमने सेल्स में देखा था, हम इनवॉइस नंबर पे नहीं लगा सकते। अब सेम क्वेश्चन, वेंडर के इनवॉइस नंबर, वेंडर के इनवॉइस नंबर पे लगा सकता हूँ क्या? क्यों? कोई कंट्रोल नहीं है, हमारा कंट्रोल नहीं है। वो वेंडर का अपने पास होगा, लेकिन मेरे पास तो हजारों वेंडर है जो मेरे को माल बेच रहे हैं। तो एक इनवॉइस आपका हो सकता है अभी वाला, विच में भी इनवॉइस नंबर 15, आप अगला नेक्स्ट रिकॉर्ड इनवॉइस आपका हो सकता है, विच में भी इनवॉइस नंबर 5 और 51 और व्हाटएवर। हाँ, अल्फा न्यूमेरिक पे नहीं लगा सकते। तो जहां पर, वेरी गुड पॉइंट, जहां पर अल्फा न्यूमेरिक हो गया वहां पर नहीं लगा पाएंगे, तो उन्होंने साफ साफ बोल दिया। इसलिए हम भी क्या कर रहे हैं, हम भी खाली अभी अमाउंट कॉलम भी लगा रहे हैं, हम भी उस लेवल ऑफ मैच्योरिटी तक नहीं पहुंचे
कि नंबर्स पे लगा, ये डॉक्यूमेंट नंबर्स पे लगा सकते हैं, बट लॉ ये है आप लगा सकते हैं, मे बी आज कल परसों 2 साल बाद कभी भी लगा सकते हैं। एंड इट हैज बीन प्रूवन टू बी आई थिंक 72% 71% करेक्ट, कि अगर उन्होंने बोला कि बेनफोर्ड लॉ को यूज कैसे करना है, सर बेनफोर्ड ने कहा कि जो इनवॉइस 1 से स्टार्ट हो रहे हैं वो 30% होने चाहिए। अगर एक्चुअल इनवॉइस, नंबर ऑफ इनवॉइस आपको ज्यादा मिले तो इसका मतलब किसी ने फर्जी ट्रांजैक्शन बीच में डाली है। सर बेनफोर्ड ने कहा कि रियल लाइफ में अगर आपका टोटल 10,000 ट्रांजैक्शंस हैं तो उसमें से डिजिट 1 से 3,000 स्टार्ट हो रही है, 31.1% ऑफ 10,000। उसमें से जो 2 से स्टार्ट हो रही होगी वो 1,760 होनी चाहिए एंड सो ऑन। आपके पास कोई भी, आप घर जाके ट्राई करना, कोई भी अगर इससे ज्यादा निकल गया तो इसका मतलब उस डिजिट वाली ट्रांजैक्शन में कुछ फर्जी ट्रांजैक्शंस हैं। एंड इट हैज बीन प्रूवन टू बी आई थिंक 70 या 72% करेक्ट, ये भी गूगल पे मिल जाएगा। ठीक है जी, तो ये है हमारा बेनफोर्ड लॉ। दूसरा है RSF, रिलेटिव साइज फैक्टर। तो ट्रांजैक्शन लेवल पे 2 ही हैं, तीसरा भी और कुछ नहीं है, रिलेटिव साइज फैक्टर। यहां पर हमारा आएगा लेजर स्क्रूटनी काम में। एटलीस्ट मेरी आर्टिकलशिप उस जमाने की है जब डॉट मैट्रिक्स प्रिंट निकला करते थे बैंक के, ब्लू कलर की उसकी वो बाइंडिंग होती थी प्लास्टिक वाली, तो हमारे सीनियर पार्टनर साहब ऐसे खोल देते थे और कहते थे राजीव को स्क्रूटनी करो, डॉट मैट्रिक्स प्रिंट होता था। उस जमाने से मैंने आर्टिकलशिप करी हुई है। अच्छा, सबकी उस जमाने की है। हाँ जी अब आप सोचिए, आप जिस क्लाइंट के यहाँ पे लेजर स्क्रूटनी करने गए हैं उसके पास खाली 2 ही वेंडर हैं, एक माइक्रो प्राइवेट लिमिटेड, एक चिप प्राइवेट लिमिटेड, और आपके सीनियर पार्टनर ने, तो आप खुद ही सीनियर पार्टनर हो, मतलब आपने सोचा कि मेरे पास इतना ही टाइम है कि मैं इनमें से किसी एक वेंडर का कोई एक बिल स्टडी कर सकता हूँ। सपोज ये 12 महीने 12 बिल हैं, तो दे आर नॉट 12 मंथ्स, दे आर 12 बिल्स, बिल नंबर 1 2 3 4 5, बिल नंबर 1 2 3 4 5। आपने सिर्फ एक ही बिल पकड़ना है, कौन सा पकड़ेंगे स्क्रूटनी के लिए? जून 2014 ऑफ विच पार्टी? क्या बात कर रहे हैं सर, आपने इतने सालों लेजर स्क्रूटनी करी, इसको तो आप कभी देखेंगे भी नहीं सर, आप हमेशा इधर देखेंगे बड़ी पार्टी क्या है, क्योंकि रिस्क इसमें ज्यादा है। तो सब 11,50,000 अक्टूबर 2014। हाँ जी, गलत कह रहा हूँ? हाँ जी सर, एनीवन हु थिंक कि मैं ठीक कह रहा हूँ? हाँ, एटलीस्ट किसी ने तो मेरे जैसी आर्टिकलशिप करी है। हाँ जी, एटलीस्ट मेरी अंडरस्टैंडिंग ये थी, मतलब गलत भी हो सकती है, इट्स ऑल सब्जेक्टिव। एटलीस्ट मेरी अंडरस्टैंडिंग ये थी कि अगर मैं कोई बड़ा पकड़ लूंगा सैंपल, उसमें गड़बड़ मिली तो देन आई एम कवरिंग बिगर रिस्क। ये 4,000 इससे ज्यादा तो मैं फीस ले लूंगा। बट हाँ जी करेक्ट, अगर आपको एक सैंपल लेना है तो आप 4,000 बना लीजिए, करेक्ट है सर? हाँ जी, उसका रीजन सर आप बताइए, थोड़ा सा माइक देंगे क्या? माइक मिलेगा क्या? ये सर को दीजिए। हाँ जी सर, क्योंकि इस केस में माइक्रो में जो 4,000 है वो काफी वेरी कर रहा है, एक नजर से आप देख सकते हैं कि उसमें गड़बड़ का चांस है। करेक्ट। बाकी जो हाई वैल्यू होगा उसमें गड़बड़ नहीं मिलेगा, उसमें वो तो है ही, मालूम ही है उनको कि वो सही होना चाहिए। करेक्ट, थैंक यू सर, एब्सोल्युटली आपने सही बोला। अगर मेरे को 11.5 लाख पे शक करना है तो पूरे वेंडर पे शक करना चाहिए ना, क्योंकि इसकी सारी ट्रांजैक्शन उसी रेंज की है। बट यहां पर क्या हो रहा है, ये वेंडर छोटा वेंडर लग रहा है, लाइक वो चाय वाला है जिसको मैं मंथली 500 रुपए देता हूँ, उसका अचानक 4,000 का बिल आ गया। क्यों आ गया? ऐसा तो नहीं 400 का बिल था, हमने एक जीरो एक्स्ट्रा लगा दिया। अल्टीमेटली डेटा एंट्री तो एक आदमी ही कर रहा है ना, अपने आप तो होती नहीं डेटा एंट्री, एक जीरो की तो बात है। और चाय वाला थोड़ा बोलेगा ओ आपने एक्स्ट्रा पैसे दे दिए वापस ले लो, नहीं बोलेगा। बट इसमें जेन्युइन केसेस भी मिल सकते हैं। हो सकता है ऐसी कोई पार्टी हो उस दिन, उस महीने में, जून में, तो राजीव गुप्ता का अकेले का तो बिल आता था 500 का, जब आप सारे आए तो 4,000 का बिल आ गया। हो सकता है
but it is worth studying this case as compared to the other party. This exactly is what RSF says. It is slightly different from ledger scrutiny because ledger scrutiny में आप एक पार्टी के अंदर का एनालिसिस कम करते हैं, आप ओवरऑल देखते हैं, मैं टॉप 50 देख लूं, टॉप 100 में देख लूं, सॉर्ट करते हैं आप एब्सोल्यूट टर्म्स में, लेजर स्क्रूटनी में। ट्रायल बैलेंस और P&L और बैलेंस शीट दे दो, मैं आपको 76% श्योरिटी के साथ बता दूंगा कि ये कंपनी ने फ्रॉड किया नहीं किया। मुझे कोई जजमेंट नहीं चाहिए। दिस इज टोटली डिफरेंट देन अनदर सिचुएशन। सपोज मैं आप सबको एक बैलेंस शीट देता हूं, राइट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और मैं आपको 5 रेशियोज भी बताता हूं, उन 5 रेशियोज के फॉर्मूले भी मैं दूंगा, तो आप में से सबका सेम आंसर आएगा कि नहीं आएगा? एक ही कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, 5 रेशियो का एनालिसिस करना है और सबका फॉर्मूला भी मैं बताऊंगा, तो आप सबका आंसर सेम आएगा कि नहीं आएगा? सेम आएगा। लेकिन जैसे ही मैं उसके बाद बोलूंगा, सर अभी बताइए, गिव मी द ओपिनियन अबाउट दिस कंपनी, गिव मी ओपिनियन अबाउट दिस कंपनी, आई एम 100% श्योर कि मेरे को कंसेंसस नहीं मिलेगा सोच। मिनिमम 2 ओपिनियन तो आएंगे। आप एग्री करते हैं नहीं करते? बिकॉज वहां पर आ गई सब्जेक्टिविटी, आपका खुद का एक्सपीरियंस। सिंस यू आर मोर एक्सपीरियंस देन मी, तो आप कहेंगे नहीं राजीव, मेरे को, मैंने इन दोनों रेशियोज की जब ऐसे दिखते हैं ना, तो मेरा वो 5 साल पुराना एक क्लाइंट था, मैंने देखा वही फ्रॉडलेट निकला था, तो ये मैच कर रहा है। जबकि हो सकता है मैंने वैसा क्लाइंट ना देखा हो, तो मैं कहूँगा नहीं दोस्त ये ठीक लग रहा है, आप कहेंगे नहीं मैं बता रहा हूँ ना, तो 2 ओपिनियन आएंगे। बैनिश मॉडल में सब्जेक्टिविटी है ही नहीं। सर बैनिश ने बोला आपका जो भी नंबर आया, वो अगर -2.2 के इधर है तो फ्रॉड है, -2.22 के इधर है तो फ्रॉड नहीं है। खत्म। नो ओपिनियन कि अरे इसका करंट रेशियो तो 2 नहीं आ रहा है, अरे इसका क्विक रेशियो तो 1 नहीं आ रहा है, टेंशन ही नहीं। मैं बता रहा हूं, एम स्कोर निकालो, वो एम स्कोर का फॉर्मूला भी मैं बता रहा हूं, उसके बाद वैल्यू जो भी आई -2.22 के इधर है तो फ्रॉड है, इधर है तो फ्रॉड नहीं है, फिनिश, लेट्स गो बैक होम। अब जो मैंने बोला उसकी थोड़ी क्रेडिबिलिटी भी चेक कर लेते हैं। वर्ल्ड बैंक इज यूजिंग बैनिश मॉडल। थोड़ी क्रेडिबिलिटी आती है, जो मैंने बोला कि वो सच में ठीक होना चाहिए थोड़ा बहुत। It is taught to the MBAs who are studying in Barclays, Chicago, Dartmouth, New York and Indiana universities. ये MBAs जो वहाँ से पढ़ के आते हैं, उन सबको ये मॉडल पढ़ाए जाते हैं। That is why उनकी ज्वाइनिंग सैलरी करोड़ों में होती है। Because वो इन चक्कर में पढ़ते नहीं, कह रहे नहीं 2 होना चाहिए था, 1 होना चाहिए था, नहीं, खत्म। हाँ जी सर, ये पब्लिश्ड है, बाकी हो सकता है पढ़ा रहे हो उन्होंने बताया ना हो, तो ये तो पब्लिश्ड है। इन लोगों ने अपने उसमें TOC होता है ना, टेबल ऑफ कंटेंट्स, हम क्या क्या कवर करते हैं, उसमें लिखा है। एसोसिएशन ऑफ सर्टिफाइड फ्रॉड एग्जामिनर ने 11 साल पहले रिकमेंड कर दिया है टू यूज बैनिश मॉडल। इट इज यूज्ड बाय मेरिल लिंच एंड प्रूडेंशियल। कोई डाउट है क्या तो इन कंपनीज के नाम पे, इन कंपनीज की मार्केट वैल्यू पे, रेपुटेशन पे? मेरिल लिंच एंड प्रूडेंशियल, कोई डाउट बताइए? दे आर यूजिंग इट। वो बताते नहीं आपको, क्योंकि आपको बता देंगे तो आप खुद ही करने लग जाओगे, रहने दे भाई, तुम्हारे सब्सक्रिप्शन नहीं लूंगा, मैं खुद ही एनालिसिस कर लूंगा। एंड लास्ट प्लीज, प्रूवन सक्सेस रेट 76%, तो 24% चांस है कि मिस भी हो सकता है और आप गलत भी पकड़ सकते हो। मतलब किसी को आपने गर्दन से पकड़ लिया है तो फ्रॉडुलेंट है, वो फ्रॉडुलेंट नहीं होगा। 24% चांस है, बट 76% चांस है कि आपने सही कंपनी की गर्दन पकड़ी। So this was, क्या कहते हैं इसको, कर्टन रेजर of what all you can do with various models which are available to detect any fraud done by any employee, चाहे top management, middle or lower, sitting in office
विद 70 से लेकर 76% प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग करेक्ट। एग्जाम्पल तो बहुत है, मैं 3 घंटे का मेरा सेशन रहता है इस पे। मैंने इसको, मेरे पास एक स्लाइड है, अभी आपको दिखेगी नहीं, मैंने इसको सत्यम पे लगाया, पहले एनरॉन पे लगाया। सत्यम का स्कोर 7.5 आया था, एनरॉन का भी कुछ 7 के आसपास ही आया था, और सब बेनिश बोलते हैं अगर आपका एम स्कोर -2.22 से ज्यादा है, यानी इट्स गोइंग टुवर्ड्स प्लस, तो देन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्रॉडुलेंट। उसमें उन्होंने ये नहीं बोला है कि जैसे तुम -2.22 से दूर जाते रहोगे तो ज्यादा है, ऐसा नहीं है, सिर्फ एक ही बेंचमार्क है, आप या तो उसके इधर हो या आप उसके इधर हो, सिंपल। इसके ऊपर हमने बहुत रिसर्च करी है और बहुत कुछ है टू एक्चुअली मेक इट यूजफुल। इतने से आपको काम नहीं आएगा, पर वो इंटेंट भी नहीं है सेमिनार का। सेमिनार का इंटेंट है जस्ट टू गिव यू सम स्पार्क्स अवेयरनेस आपका इसमें। अब क्योंकि आज बड़े सारे टॉपिक डिस्कस होंगे, कुछ रेगुलेशंस भी होंगे, तो आपका जहां इंटरेस्ट आए यू कैन परस्यू दैट फर्दर। सब सिखाते हैं, सर्टिफिकेशन कोर्स में सिखाते हैं। अभी मैं दिखा सकता हूँ, मे बी आई कैन ईमेल टू यू बिकॉज इट इज इन माय अनदर प्रेजेंटेशन, सो आई विल मे बी आई कैन शेयर दैट प्रेजेंटेशन विद यू। उसमें कुछ स्लाइड्स हैं, एंड अगेन दिस इज अवेलेबल ऑन गूगल। आप बेनिश मॉडल टाइप करिए, एक पीडीएफ निकल आएगा अभी हाथों हाथ, वहां पर सारे फॉर्मूलाज हैं, सब कुछ वहां पर अवेलेबल है। हमने तो खाली अडॉप्ट किया है। सो वी आर यूजिंग इट फॉर लास्ट 5 years, 2011 से हम यूज कर रहे हैं अपनी कंपनी में, पकड़ने के लिए कि कहाँ जाए, क्योंकि इंडिया और साउथ वेस्ट एशिया में 25 फैक्ट्रीज हैं और करीबन 70-72 लोकेशंस हैं जहां पर हमारे ऑपरेशन हैं। अब कहां पर जाके किस प्रोसेस का रिव्यू किया जाए, बेनिश मॉडल हेल्प्स अस इन डिसाइडिंग। तो प्रोसेस लेवल तक इसको यूज करते हैं। इट्स एन इंटरेस्टिंग स्टडी, अगर आपका इंटरेस्ट आएगा तो वी कैन डिस्कस लेटर। 2 घंटे लगते हैं मुझे टू एक्सप्लेन हाउ इट एक्चुअली वर्क्स, बिकॉज आप गूगल करेंगे तो आपको कैसे वर्क करना है वो नहीं मिलेगा। देयर इज नो पेपर अवेलेबल ऑन गूगल, इट इज ओनली इन क्लास वेयर यू कैन सी। और उसमें फिर मेरा एक केस स्टडी रहता है व्हिच आई आस्क ऑल ऑफ यू टू एक्चुअली अटेम्प्ट। तो एक बार आपने खुद कर लिया अपने हाथ से, फिर तो कहीं नहीं यूज कर सकते। So any final question? Otherwise we can take up some questions in the lunch break also. वही है सर, नेक्स्ट लेवल का डिस्कशन है। उसमें देयर आर सम मोर रिसर्च व्हिच हैज बीन डन बाय सम पीपल हु हैव डन पीएचडी। उस रिसर्च को मैंने इस मॉडल में ऐड कर दिया है। तो आप इसमें 8 रेशियोज होते हैं, देयर आर 8 रेशियोज वेरी यूनिक। आप जब आपका एम स्कोर फेल हो गया तो आप इंडिविजुअल रेशियो पे जाते हो, क्योंकि इंडिविजुअल रेशियोज के भी मार्केट के बेंचमार्क्स अवेलेबल हैं गूगल पे। तो उसमें फ्रॉड कंपनी का क्या रेशियो है और ऑनेस्ट कंपनी का क्या रेशियो है वो भी मार्केट में अवेलेबल है। हम उससे कंपेयर करते हैं एंड देन वी ड्रिल डाउन टू द प्रोसेस टू बी फर्दर इन्वेस्टिगेटेड। मैंने सत्यम पे लगाया, एनरॉन पे लगाया, बुरी तरह फेल हो गए, और वही प्रोसेस फेल हुए जिसमें फ्रॉड उन्होंने खुद कल को क्लेम किया। तो अगर हमने वो यूज किया होता था तो राजू साहब के पुलिस स्टेशन पहुंचने से पहले हम बोल देते थे कि फ्रॉड किया। सर एक डिफरेंट क्वेश्चन है। हाँ जी, कहाँ पे? यस। हाँ जी। सेशन जब स्टार्ट हुआ था तब आप अपनी टीम के बारे में बता रहे थे, एंड यू सेड दैट एज अ पार्ट ऑफ योर प्रैक्टिस आप लोग रेगुलरली नए फ्रॉड्स वर्ल्ड में जहाँ भी होता है उसको एनालाइज करते रहते हैं, सो दैट यू कैन ट्राई एंड स्टे वन स्टेप अहेड। How do you get source of all these frauds on a regular basis? I mean, I know net and public media is available, but that's very scattered. How does these frauds cumulatively in a structured way comes to your team? See, so far we were using 2 sources. Since I am CFE certified fraud examiner, so I'm a member of ACFE. They have a journal, जैसे हमारा CA का journal है, वैसी ACFE का journal है, which comes every month. It gives you all the cases which are happening across the globe. Normally उसमें इंडिया का कुछ छपता नहीं है, I don't know for whatever reason, but आपको इंडिया के बाहर क्या हो रहा है वो वहाँ से पता लग जाता है. Then there are some newspaper apps, news apps, applications which are available on mobile phones. आपको थोड़ा R&D करना पड़ेगा. मेरे आईफोन वाला मैं बता सकता हूँ आपको. तो वो we search for those apps जिसमें एक अलग से सेक्शन होता है frauds का. So we have installed that. That is source number 2. Source number 3, जब आप ये सर्टिफिकेशन वगैरह कोर्स कर लेंगे, so normally हमारे CIT में
वो बन जाता है, ग्रुप बन जाता है. There is a group which gets formed on WhatsApp. And in that group, since the faculties are also there and the participants are there, everybody keeps on exchanging data. किसी को Economic Times से कुछ मिला, किसी को कहीं से कुछ मिला, they keep on sharing. और फिर जिसको जिसको इंटरेस्ट आता है वो वहाँ से पिक करता जाता है. तो we also learn from there. कई केसेस होते हैं, जैसे in that group we have हमारे त्रिवेणी सिंह जी, who is cyber yes. तो वो कुछ भेजते रहते हैं कि अरे मैंने ये पकड़ा, वो पकड़ा, तो हम वहाँ से लीड लेके we also see कि अगर हमारी कंपनी में ऐसा हो रहा होगा तो कैसे होगा. So there are many things, many sources which you use. So दो तो ये हो गए मिनिमम. बाकी आप देख सकते हैं. तो मोबाइल ऐप वाला तो जबरदस्त है. वो इंडिया का पता था आपको. वो मैं भाई चेक करके बताता हूँ आपको नेक्स्ट टाइम में. सॉरी. रिपोर्ट टू नेशन तो वो एक सर्वे है. वो ACFE का सर्वे होता है. उसमें ये सब चीजें नहीं आती. वो खाली बताता है कि जो इस साल फ्रॉड हुए उसमें 20 साल से 30 साल के लोगों ने कितने किए, लेडीज कितने की उसमें, जेंट्स कितने थे, उनकी सोर्स ऑफ इनकम एंड ऑल. वो एक अलग तरीके का एनालिसिस है. इट्स इंटरेस्टिंग बट इट डजंट आंसर ऑल दिस थिंग्स. सो मे बी वी कैन टेक अदर क्वेश्चंस इन द लंच ब्रेक and happy learning to all of you. I hope you will be using some of these sooner or later. Thank you. Thank you very much, sir.